आई होप आप सभी की JIB एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड टू हेल्प यू आउट इन दिस वी हैव कम अप विद वंडरफुल ऑफर्स ऑन ऑल द कोर्सेज फॉर JIB एंड इस दिवाली जो हमने सेल लेकर आए थे विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज दैट एडुटैप इज प्रोवाइडिंग उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 26 अक्टूबर तक आपको इसका जो फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। तो यू कैन सी इफ यू आर यूजिंग द कोड दिवाली 81 तो JIB के सारे जो कोर्सेज है एडुटैप के उस पर आपको 81% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस ऑफर, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इन कोर्सेज में फटाफट एनरोल करिए। इसके अलावा अगर आप या आपके नोन इनमें से किसी एग्जाम लाइक RBI ग्रेड बी, IFSCA, IRDAI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या फिर आप SBI PO, IBPS, RRB PO या क्लर्क, इसके अलावा UPSC PFO, FCI AG3, UPSC CSAT इनके प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन काफी डीप डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स इन कोर्सेज पर प्रोवाइड किए गए हैं एंड कूपन कोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन कोर्सेज में फटाफट एनरोल करिए एंड द लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज हैव अ लुक, अप टू 81% आपको ऑफ इन कोर्सेज पे मिल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सो प्लीज हरी अप। ओके, एंड इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो कि न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडी बेस्ड, कौन से टॉपिक्स से, कौन से चैप्टर्स से इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि अगर, क्योंकि मोस्टली IND-IFS फैक्ट बेस्ड रहता है, बट अगर न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज आ सकते हैं तो कहां से आ सकते हैं एंड कहां से पहले पूछे गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आप लोग इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद दैट उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का बहुत ही बढ़िया PDF हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट पेपर ऑफ JIB एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज कौन से पार्ट से पूछे जा सकते हैं और कौन से पार्ट से पूछे गए हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। जनरली अगर हम देखें IND-IFS पेपर आपका पहला पेपर होता है, इसमें सिंगल आंसर टाइप मोस्टली हाफ मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो ये हाफ मार्क का क्वेश्चन सिंपल सा होता है, एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, सिंगल आंसर होता है और उसको आपको चूज करना होता है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार 1 मार्क के आ जाते हैं, ABCD 4 स्टेटमेंट्स होंगे, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपको चूज करना है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज पर द क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके नीचे यू विल सी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स है 1 2 3 ऐसे करके। फिर ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन A में 1 एंड 2 ऐसे ऐसे करके पूछा हुआ है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। लेट मी टेल यू, न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज जब भी न्यूमेरिकल्स जैसे पहले पूछे गए हैं, केस स्टडीज बहुत खास एग्जाम में आए नहीं है एज फार एज IND-IFS पेपर इज कंसर्न, बट लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो केस स्टडीज कहां से पूछे जा सकते हैं, ऑल्दो केस स्टडीज लाइक मॉड्यूल D के कई पार्ट्स एंड मॉड्यूल B के कई पार्ट्स से पूछे जा सकते हैं। इफ यू सी मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D के फैक्ट्स वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए, बट स्पेसिफिकली अगर इनिशियली स्टार्ट किया जा रहा है केस स्टडीज पूछना तो कहां से पूछ सकते हैं, इन एरियाज को मैंने आइडेंटिफाई करके आपके सामने लाने का सोचा। तो केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड बहुत डीपली, ऑल्दो कई लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि केस स्टडीज IND-IFS में, बट मोस्टली पूछे नहीं गए हैं केस स्टडीज। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं, मोस्टली फैक्ट बेस्ड पूरा पेपर रहता है, बट चांसेस आर कि इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आए। तो हम रेडी रहेंगे अपने तरफ से कि एटलीस्ट ये एरिया से अगर केस स्टडीज आ रहे हैं तो वी आर नॉट मिसिंग। दिस इज
नॉट टोटली एग्जॉस्टिव, आई वुड से एटलीस्ट इतना तो आपको एग्जाम से पहले टाइम जो मिल रहा है उसमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स मोस्टली 2 मार्क्स के आते हैं, केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे गए हैं तो 2 मार्क्स के, उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम जो है पैराग्राफ दे दिया एंड उस पे 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो दैट इज आई हैव नॉट मेंशन द मार्क्स। तो केस स्टडीज इस तरीके से पूछ सकते हैं एंड आई विल आल्सो शो यू कि कैसा हो सकता है केस स्टडी, एंड उसके बेसिस पर एक आइडिया आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा एंड उन टॉपिक्स को फिर आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई विल आल्सो शो यू द क्वेश्चन, साथ के साथ आप आंसर करने की कोशिश भी करिए एंड इसके साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, एवरीथिंग। अब मॉड्यूल ए की बात करें तो इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट्स के साथ साथ कुछ छोटे बड़े वी कैन से नंबर्स भी हैं। तो बोथ केस स्टडीज एज वेल एज न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल ए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे केस स्टडी पूछने के चांसेस है, ऑल्दो पूछा नहीं गया है बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो देयर आर चांसेस कि इससे केस स्टडी पूछ ले। तो किस टाइप का केस स्टडी हो सकता है, आई विल शो यू। एमएसएमई क्राइटेरिया, इस पर बहुत डीप और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तो नहीं बट कुछ रेशियोस फाइंड करने के लिए वो पूछ सकते हैं आपको। व्हेन यू नो द एमएसएमई क्राइटेरिया प्रॉपर्ली तब आप ये रेशियोस भी फाइंड कर सकते हैं। सीएसआर ऑब्लिगेशन पे डेफिनेटली आपको कैलकुलेशंस करने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं 2 मार्क्स के लिए, अक्टूबर 2023 में पूछा हुआ है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा फिर से पूछ सकते हैं एंड दैट इज अ मैक्सिमम, क्योंकि पूरा हाईएस्ट लिमिट उन्होंने पूछ लिया था अक्टूबर 2023 में, तो वैसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आई विल शो यू इन मॉड्यूल ए। तब मॉड्यूल बी में काफी ज्यादा चांसेस है कि ये केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाएं फ्रॉम ईच चैप्टर, बिकॉज ये कंसेप्ट बेस्ड है पूरा मॉड्यूल बी एंड इवन मॉड्यूल डी में केस स्टडीज के थोड़े चांसेस है। तो सारे चैप्टर्स में थोड़ा सा ओरिएंटेशन वैसा रखेगा कि अगर केस स्टडी पूछ लिया, कुछ नंबर्स पूछ लिए, तो आई शुड बी रेडी टू आंसर। यहाँ पर देखिए 13 चैप्टर्स सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम, इसमें न्यूमेरिकल एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल तो पूछ लिया है मई 2025 में एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, बट आई एम एंटिसिपेटिंग कि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछेंगे कि टेबुलर फॉर्म इन चैप्टर 13 एक बहुत ही अच्छा जो है दिया हुआ है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। देन मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी एंड जीडीपी डिफ्लेटर, ये टॉपिक जो आपके चैप्टर 14 में है उनसे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ईच वन ऑफ देम विल सी वन न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। इन्फ्लेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ये आ चुका है, मई 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, वो ही हम देखेंगे। जीडीपी कंप्यूटेशन भी पूछ लिया गया है, आई थिंक अक्टूबर 2024 में पूछा गया है न्यूमेरिकल इस पे। डेफिसिट रिलेटेड कैलकुलेशंस तो अभी तक आए नहीं है बट देयर आर चांसेस कि पूछ ले, बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट बार बार पूछते एग्जाम में, इस बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया तो हक्का बक्का रहने की जरूरत नहीं है, वी शुड बी रेडी, वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हमारी है एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके कि क्या क्या और पूछा जा सकता है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस क्वेश्चंस। इट रियली हेल्प्स व्हेन यू आर वन स्टेप अहेड। तो थोड़ा इजी पेपर आता है तो हमारे लिए तो बहुत ही इजी हो जाता है डिफिकल्ट भी आता है तो हमारे लिए थोड़ा इजी ही रहता है, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड वन स्टेप अहेड विद दिस वीडियो, वी आर डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल सी में अगर हम देखें चैप्टर 26 इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, इस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, तो दैट इज व्हाट वी विल सी। 41 में नेट एसेट वैल्यू, ये बार बार एग्जाम में आता है चैप्टर 41 म्यूचुअल फंड से, नेट एसेट वैल्यू, ऑल्दो कैलकुलेशन नहीं पूछा है बट इन केस इफ यू आस्क एग्जाम, आपके बुक में भी इसका फॉर्मूला तो नहीं है बट थोड़ा हिंट दिया हुआ है, तो बेस्ड अपॉन दैट इफ दे आस्क द क्वेश्चन तो कैसा क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये 10 पार्ट्स में से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 10 से ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। आई होप यू आर रेडी, लेट अस क्विकली बिगिन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे एक केस स्टडी यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए फॉर अ मिनट एंड ट्राई टू आंसर कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो लेट अस आंसर। सुमन वर्क्स एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। सुमन का क्या यहाँ पर रोल है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रजिस्टर्ड प्राइवेट फर्म है, वेयर शी रिसीव्स फिक्स्ड मंथली सैलरी, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी सब कुछ है। एम्प्लॉयर थोड़ा पार्ट जो है प्रोविडेंट फंड पीएफ में भी पैसा डाल रहा है एंड शी रिसीव्स एन एनुअल इंक्रीमेंट भी उन्हें मिल रहा है, ठीक है। हर ब्रदर रामू ऑन द अदर हैंड लोकल ग्रोसरी शॉप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है, पेड इन कैश डेली बेसिस पे,
फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है एंड कभी भी छोड़ने को उन्हें बोला जा सकता है। ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस सिनेरियो तो काफी क्लियरली हमें समझ में आ रहा है सुमन का जो केस है वो किस तरह का सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड रामू किस तरह के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। रामू एंड सुमन बोथ वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दिस डिफरेंस इज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बहुत ही ब्यूटीफुल आपके सामने केस स्टडी है, तो ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी सेक्टर से रिलेटेड भी केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, अगेन दैट्स व्हाई आई सेड दिस वीडियो इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट एटलीस्ट इतना हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एंड क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर रेडी, राइट। तो ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है। तो यू कैन सी सुमन का जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ये रिलेट कर रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि रजिस्टर्ड प्राइवेट फर्म है, यहीं पे आपको लग जाना चाहिए। रजिस्टर्ड होता है तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑलरेडी। दे विल गिव ऑल द बेनिफिट्स, पीएफ के बेनिफिट्स है, मेडिकल बेनिफिट्स है, जॉब सिक्योरिटी, एनुअल इंक्रीमेंट, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली सुमन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेयरएज रामू ग्रोसरी शॉप में डेली बेसिस पे उन्हें सैलरी पैसे जो है मिल रहे हैं, डेली वेजेस पे हैं। ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ने कभी भी उन्हें छोड़ने को बोल सकता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। सुमन वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज्ड वेल रामू इन ऑर्गेनाइज्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुमन वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेल रामू वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सी यहाँ पर सही जवाब है। बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो गलत है, ऑब्वियसली दे आर एम्प्लॉयड। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, तो द राइट आंसर ओवर हियर वुड बी सी। एंड आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारे जो है फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। रजिस्टर्ड प्राइवेट फर्म है, फिक्स मंथली सैलरी, मेडिकल बेनिफिट्स, एनुअल इंक्रीमेंट, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है सुमन। लोकल ग्रोसरी में है, पेड इन कैश, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, एनी टाइम डिसमिस कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है रामू। दैट इज व्हाई सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। Now, which among the following is the correct ratio? अब MSME criteria से chapter 4 में I told you, although इसे हम numerical नहीं कह सकते, but हाँ थोड़ा calculation आपको करना होगा based upon what you remember with respect to the MSME criteria. तो which among the following is the correct ratio? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, if I'm not wrong, अक्टूबर 2024 में क्वेश्चन आया था। और करेक्ट रेशियो ऑफ मिनिमम टर्नओवर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस टू स्मॉल एंटरप्राइज। तो इसके लिए आपको माइक्रो स्मॉल का जो नंबर्स है इसकी क्राइटेरिया है, मीडियम एंटरप्राइजेस, तीनों का वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया? इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए एंड टर्नओवर का कितना वैल्यू होगा, देन वी विल कॉल इट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो अगर आप कह रहे हैं किसी एंटरप्राइज को, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, कहां तक का रेशियो एक्चुअली होगा? तो माइक्रो में 2.5 करोड़ तक का होता है एंड टर्नओवर इज 10 करोड़। वैसे ही स्मॉल में 25 करोड़ तक का होता है, टर्नओवर इज 100 करोड़। एंड मीडियम में 125 करोड़ तक का होता है एंड टर्नओवर इज 500 करोड़। दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया एज पर 2025 जो चेंजेस किए गए हैं न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से। प्लीज याद रखिएगा, अब क्वेश्चन न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से पूछा जाएगा, बिकॉज ये नवंबर में एग्जाम हो रहा है एंड ये क्राइटेरिया चेंज हुआ था फरवरी में, तो ऑब्वियसली अब न्यू क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। अब हमें रेशियो क्या निकालना है? यहाँ माइक्रो एंड स्मॉल का टर्नओवर वैल्यूज का रेशियो निकालना है। तो व्हाट विल दैट बी? 10:100 करोड़। सो कितना होगा? 1:10 इज द आंसर। तो छोटे कैलकुलेशंस आपको करने हो सकते हैं एंड या द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एंड सच अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन। ठीक है, आपको कुछ और बोल दिया, अब इस बार इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, इस बार मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो उसके लिए ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इट इज बेस्ड अपॉन दिस। तो यहाँ पर पूरा आपको डेफिनेशन, व्हाई द आंसर इज दिस, एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना मत भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हियर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड। तो आई होप यू नो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत जो भी कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड होते हैं
सेक्शन 135 में दिया हुआ है कि दे हैव टू स्पेंड अपने पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल के 2% उनको स्पेंड करना होगा एवरी 3 years में ऑन द CSR एक्टिविटीज विच आर गिवन इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किन किन चीजों पे स्पेंड कर सकते हैं। मोस्टली इको फ्रेंडली, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये इनिशिएटिव्स होते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, उन पे स्पेंड करना है। ये कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन दो दे अर्न फॉर देमसेल्व्स, बट थोड़ा सोसाइटी को भी देना है। तो दैट इज व्हाट दिस मैंडेट इज, ठीक है, सिंपली वो चीज है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन में भी दिया ही हुआ है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही आया था, फ्री टू स्पेंड more than 2% of their net profits on CSR in any year calculated as the average of profit of 3 previous years। ठीक है, पिछले 3 years का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है प्रॉफिट्स का, एंड उसका 2% कैलकुलेट करना है। गिवन बिलो एनुअल प्रॉफिट्स है 4 कंपनीज का, A, B, C एंड D का। ईयर 1 में इतना है, 2 में इतना है, 3 में इतना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट्स का कितना ऑब्लिगेशन बनता है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे मार्क करना है। तो इफ वी कैलकुलेट द फर्स्ट वन, यहाँ पर देखिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर कंपनी A 300 प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे -100 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन गलत चला जाएगा इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। ये करके बाई 3 करना है, एवरेज ऐसे करना है, तीनों ईयर्स का जो प्रॉफिट है ऐड करके बाई 3 करेंगे, एंड दिस विल बी अलाउड 300 -100 इज 200 प्लस 200 400 बाई 3। अब इसका 2% कैसे निकालेंगे, इंटू 2/100 करके, isn't it? ये कट जाएगा एंड 8/3 यहाँ पर आपका बच जाएगा। 8/3 इज अराउंड 2.67 इफ यू सी। तो इतना करोड़ जो है उनका, सॉरी इतना लैक्स जो है उनका ऑब्लिगेशन है, राइट। तो 2.67 ए का कहां पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट, एंड बाकी जो है इनको शायद कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, ओके। तो दिस इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आंसर है। यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे 6.67 ये गलत है, ये गलत है, नन ऑफ द अबव ऐसे करके दिया है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ए तो मैच कर ही रहा है 2.67 lakhs। तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर द रेस्ट, ठीक है। तो बाकी भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि वेदर दे आर मैचिंग और नॉट, क्योंकि बी, सी एंड डी का भी मैच करना चाहिए। अब डी थोड़ा क्विकली यू कैन कैलकुलेट, 500 -400 -100, तो इट इज 0 नील। डी का तो मैच कर रहा है, बी एंड सी का भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो वी हैव डन द कैलकुलेशन, तो यहाँ पर बी सी भी मैच कर रहा है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। ए बी सी डी का चारों कंपनीज का यहाँ पर CSR ऑब्लिगेशन दिया हुआ है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट। उसका एवरेज निकालिए, इंटू 2/100 करना है, 2% करके जो वैल्यू आ रहा है दैट इज द CSR ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो या सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। दैट वाज द कैलकुलेशन। अब मॉड्यूल बी में चलते हैं, ए के ये सारे क्वेश्चन है। 13 चैप्टर में न्यूमेरिकल एज वेल एज केस स्टडी पूछा जा सकता है, तो फटाफट से देख लेते हैं कैसा न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी आ सकता है। मई 2025 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एट इक्विलिब्रियम, उसके आपको कुछ इक्वेशंस टाइप का दे दिया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे पूछा जा रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ये है, तो प्राइस पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड के बीच, तो डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा है। तो ये पॉइंट जहां पर दोनों के वैल्यूज इक्वल हैं, that is called the equilibrium point। तो डिमांड will be equal to supply at the equilibrium point, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इक्विलिब्रियम पे कई क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है मेनली। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको इक्वेट करके देन पी का वैल्यू, आप ये देख के हमको लग रहा है क्या दिया हुआ है, पी कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो यू हैव टू इक्वेट देम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पूछा हुआ है, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, विच मीन्स 100 - 4p इज इक्वल टू 28 प्लस 2p, ठीक है। तो हमें 28 उधर भेजेंगे, 100 - 28 इज इक्वल टू 4p प्लस 2p, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो 6p इज इक्वल टू 72, ठीक है। p इज इक्वल टू 12, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, p इज 12। तो यहाँ अगर आपसे डिमांड या सप्लाई का वैल्यू भी पूछा हुआ है, देन वी कुड फर्दर गो फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपसे डिमांड का वैल्यू पूछा हुआ है, तो P12 जो है यहाँ पर रिप्लेस करके 100 - 4 × 12 विच इज
48, तो 100 माइनस 48 आपका आ रहा है 52। ठीक है, पी का वेयर पी इज द प्राइस, तो यहाँ पर कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड पूछा हुआ है। ठीक है, नॉट जस्ट पी, दे हैव आस्क्ड यू क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड कितना होगा। तो किसी एक में भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम आने वाला है। पी का वैल्यू हमने निकाल लिया 12, तो 12 मत टिक कर दीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। फर्दर यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन पी, पी इज इक्वल टू 12 पुट करना है, यहाँ पर डाल दीजिए 100 माइनस 48 ऐसे कर लीजिए तो 52 आ रहा है, या फिर यहाँ पे डाल दीजिए 28 प्लस 2p इज 24 विच इज 52 अगेन, किसी दोनों भी सेम ही आएगा। तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इक्वल वैल्यू इज पी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज कम, तो प्लीज पे अटेंशन, ऐसा क्वेश्चन फिर से आ सकता है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्वेट करेंगे एंड देन जो भी वेरिएबल उसका वैल्यू लेकर आएंगे। यहाँ पूरा कैलकुलेशन आपको दे दिया गया। नाउ ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अगर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये पूरा टेबल है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ डिफरेंट मिलियंस ऑफ बॉक्सेस पर ईयर कितना है ऑन द डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, 500 होगा तो 9 मिलियन बॉक्सेस का डिमांड है, वेराज 18 मिलियन बॉक्सेस का सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 100 रुपीज पर बॉक्स होगा तो डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई बिल्कुल जीरो है, द सप्लायर्स विल नॉट बी वांटिंग टू सेल एट दिस प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा है। मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट विच अमंग द फॉलोइंग केसेस अबव। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, 500 पे इक्विलिब्रियम कब होगा, डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल होंगे। 9 एंड 18 नहीं इक्वल नहीं है, 10 एंड 16 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट द प्राइस ऑफ 300। ठीक है, तो देखिए ना आस्क यू कि कौन सा मार्केट या फिर लोकेशन सी पे एंड 300 प्राइस पे आपको मार्केट इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। सो इट इज दिस वन जहां पर आपको मार्केट इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, और इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। जो 300 है इसे क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। सो दे कैन आस्क यू लाइक दिस आल्सो, मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या है, तो यू शुड बी रेडी टू आंसर कि 300 है सर, बिकॉज यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल देखने को मिल रहे हैं। तो व्हाट विल द आंसर हियर 300। ठीक है, पॉसिबल प्राइस 300 जब है, सी इज द राइट आंसर जब मार्केट इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल रहा है, एंड 300 इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, होप दैट इज क्लियर। अब 14th में मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बिकॉज फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल अभी तक पूछा तो नहीं गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, तो अब पूछ सकता है सिंपल न्यूमेरिकल ऐसा कुछ। तो फर्स्टली अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो ब्रॉड मनी M3 डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी M0 इज नथिंग बट द मनी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होता है, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो। रिजर्व मनी 500 करोड़ दिया हुआ है, ब्रॉड मनी आपका 3000 करोड़ दिया हुआ है, तो ब्रॉड मनी का वैल्यू 3000 है एंड रिजर्व मनी इज 500, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा अभी तक पूछा नहीं गया है बट दे कैन आस्क। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ऐसा हो सकता है, 6 इज द राइट आंसर ओवर हियर, कैलकुलेशन भी आपको दे दिया गया है। अब इफ दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी का जो वैल्यू वो हम फाइंड कर सकते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी का रेशियो होता है जनरली, as we know the velocity of money. Velocity of money is the frequency with which money from one hand to another, same note जो है different people के हाथ में जब जाता है and it does its work। ठीक है, उस नोट को यूज करके आप जो भी बाई से करते हैं, तो that is called the velocity of money. What is the frequency of movement? वो नॉमिनल जीडीपी बाय ब्रॉड मनी अगर हम करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, तो ब्रॉड मनी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। तो फाइंडिंग आउट द रेशियो, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, 4। ठीक है, तो C4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझ में आ रहा है ना, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेशन भी दे दिया। इफ द नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज 25,000 करोड़। अब नेक्स्ट क्या है, द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये एक तरीका है टू फाइंड आउट कि इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, पहले एक ऑरेंज का प्राइस 10 रुपीज था, अब ऑरेंज का प्राइस 50 रुपीज है, तो कितना टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कोई बेस ईयर के बेसिस पे लेट्स से 2011 में ये प्राइसेस थे, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, अब आप बताइए। 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज 5 टाइम्स किसके वजह से है, इन्फ्लेशन के वजह से। तो दैट इज व्हाट
वी कैन डू, ये जो 10 रुपीज आपका है इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। एक बेस ईयर में जो प्राइजेस थे उससे जो नेशनल इनकम है या फिर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं कि एक्चुअल प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या था। बट इन्फ्लेशन की वजह से आज के डेट में तो ये जो प्राइसेस हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, तो कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। और आज के डेट में क्या प्राइस है 50 रुपीज, सो दिस इज कॉल्ड द करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइसेस के बेसिस पर जो भी जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी करेंगे तो इन्फ्लेशन का कितना टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली आपको पता चला, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी हमें करना है। तो नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू दिया हुआ है 25,000 एंड रियल जीडीपी 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000। तो व्हाट विल दिस बी, एंड वेल कैलकुलेटिंग, क्योंकि ये मोस्टली फ्रैक्शंस में आता है, इनटू 100 भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या वैल्यू आएगा, सो इट विल बी अराउंड 125। ठीक है, तो यू कैन सी 25,000 by 20,000 into 100, 1.25 into 100, you will be getting 125. That means initially 100% था, 100 था जो वैल्यू है ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो 25% इंक्रीज हुआ है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ओवर हियर। इफ दे आस्क यू द इंटरप्रिटेशन आल्सो यू कैन टेल 100 से 125 हो गया, यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज कंपेयर टू द बेस ईयर, हम इस चीज को कह सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज रियल जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, वी आर रेडी बिफोर हैंड। अब नेक्स्ट चैप्टर 14 में इन्फ्लेशन रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो इन्फ्लेशन रिलेटेड सीपीआई का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जिससे मेजर किया जाता है एट द रिटेल लेवल, उसका कितना इंक्रीज हुआ है, तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट। तो इनिशियल वैल्यू से डिफरेंस कितना है, तो सीपीआई का लेट्स से यहाँ पर दो वैल्यूज दिए हुए हैं आपको। एक तो वैल्यू आपको दिया हुआ है नवंबर 2022 का, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और अभी दिसंबर 2022 में ये वैल्यू है, एंड नवंबर 2022 में किस तरीके का वेरिएशन है वो दिया हुआ है कि 0.1% नेगेटिव में, यानी कि डिक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन ने डिफ्लेशन हुआ। दिसंबर 2022 में चेंजेस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज दे दिया है, सीपीआई परसेंटेज इज -0.1%। यू शुड नो द फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज डालेंगे एंड देन यू विल गेट। नवंबर 2022 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या इन्फ्लेशन का वैल्यू, ये हमें पता नहीं है तो इसे एक्स ले लेंगे। ठीक है, जनरली डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, जो भी इन्फ्लेशन का ओरिजिनल वैल्यू है, इनटू 100%। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब पहले का वैल्यू क्या है, नवंबर में वैल्यू ये था, लेट अस से नवंबर में 100 था एंड दिसंबर में 125, तो डिफरेंस कितना होगा इसका, 125 माइनस 100 करेंगे, ये डिफरेंस है। ओरिजिनल वैल्यू कितना था 100 इंटू 100%, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 25%। वैसे ही यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन का वैल्यू देखें तो ये ऑलरेडी दे दिया है, -0.1% है। अब डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये डिफरेंस दिसंबर का जो भी वैल्यू है उसमें से नवंबर का वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे। दिसंबर का वैल्यू दे दिया है 189 माइनस नवंबर का वैल्यू नहीं पता, टेक इट एज x। ओरिजिनल वैल्यू इज आल्सो नवंबर का वैल्यू x इंटू 100%। ठीक है, तो x को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये उधर भेजेंगे, माइनस यहाँ पे भेजेंगे, तो व्हाट विल दैट बी, x इंटू 0.1 बाय 100 परसेंटेज में है, एंड 189 x माइनस 189 ऐसा कुछ आएगा, एंड इंटू 100 इस तरीके का। तो व्हेन यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस, x के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू है इट विल बी समथिंग अराउंड दिस 189.19। और ये चीज हम देख भी सकते हैं कि एक्चुअली क्या बोला गया है कि 0.1% यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया दिसंबर में। दिसंबर का वैल्यू 189 है, यानी कि नवंबर का वैल्यू 0.1% ज्यादा था। ठीक है, समथिंग लाइक दैट ओनली ना। 189 का 0.1% 0.189 ऐसा कुछ आ रहा है, विच इज अराउंड 0.19, तो वो ही ऐड हो जाएगा इसमें 189 में। डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस आल्सो कि 189.19, तो ये सब सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं x वहां पर भेज के एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग, तो 189.19 यहाँ पर आपको आंसर आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू चैप्टर 18 जीडीपी कैलकुलेशन पे अक्टूबर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सभी का एक्सपेंडिचर ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। देयर आर 4 डिफरेंट एजेंट्स इन आवर इकोनॉमी, हाउसहोल्ड्स का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर जो कंपनीज हैं उनका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाहर कंट्रीज में आप जो सामान भेज रहे हैं एक्सपोर्ट्स, उससे वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो आपका इनकम है, तो वी डिनोटेड बाय एक्स। एंड आप क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंपोर्ट्स पे, आप कुछ सामान बाहर कंट्रीज से ले रहे हैं तो यू आर सेंडिंग सम मनी, तो इंडिया से बाहर जा रहा है ना, दैट वे विल माइनस एम। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, कंजम्पशन ऑन द फूड यहाँ पर दे दिया गया है 100 करोड़, एंड यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी बाय द फर्म्स, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है विच इज 100, एंड सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया हुआ है विच इज अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्सपोर्ट से क्या रेवेन्यू हुआ है 100 हुआ है, एंड इंपोर्ट्स पर कितना हमने खर्च किया है 100, तो -100। ओके, तो इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो विल बी गेटिंग द राइट आंसर। 100 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं बिकॉज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का वैल्यू सेम है। 100 + 200 इज 400 करोड़ का हमारा जो है जीडीपी बैठ रहा है एज पर द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो सिंपल वे है और यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, यू कैन सी। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट, एंड ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बट यू शुड नो कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा आपको अगर थियरी पता है तो आराम से आई एंड IFS में अगर न्यूमेरिकल केस स्टडीज आ रहे तो यू कैन डू। ठीक है, फॉर्मूला का बैकग्राउंड समझिए, उसका थियरी समझिए, इजीली यू कैन पुट द फॉर्मूला एंड डू द क्वेश्चन, तो ज्यादा डरने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पूरा दे दिया गया है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 19 में अगर प्राइमरी डेफिसिट पे क्वेश्चन आ गया, यू शुड नो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये हम हटा देते हैं, ये मेथड है सिंपल। तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर कितना 8000 दिया हुआ है, 8000 करोड़, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर द ईयर अमाउंट टू 2000 करोड़। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हम फ्यूचर जो है खर्चा बोल के हटा देते हैं, एंड प्राइमरी डेफिसिट कम्स आउट टू बी 6000 करोड़ फॉर दैट सेक। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो अभी तक पूछा नहीं है, जस्ट क्वेश्चंस इसके आसपास ही आते हैं कि डेफिनेशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, ऐसे ही आता है। तो ऑल्दो यू नो द डेफिनेशन ऑलरेडी कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देने, बट इफ दे आस्क अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो इस तरह का कुछ आ सकता है, 8000 - 2000 दैट विल बी 6000 करोड़। ठीक है, ऐसा, तो ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल सी एंड डी, मॉड्यूल सी में एज आई टोल्ड यू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, एंड नेट एसेट वैल्यू के आसपास बहुत घूमते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ऑल्दो फॉर्मूला नहीं है बुक में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला सो दैट इफ दे गिव अ क्वेश्चन, कई बार थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं तो इफ दे गो आउट इस टॉपिक पे जा सकते हैं, तो आई एम गिविंग यू दिस न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, इसी तरह का पूछा हुआ है, नॉट द सेम बट सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो व्हाट इज गिवन इन अ पर्टिकुलर कंट्री द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड इन अ ईयर इज दिस मच। ठीक है, तो इंश्योरेंस, पहले तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी एक तरीके से इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो भी कलेक्ट हो रहे हैं उसका वैल्यू किसी ना किसी चीज से कंपेयर करते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक्चुअली कंपेयर दैट इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू टू द जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है उसे कंपेयर किया जाता है बाय द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, इंश्योरेंस डेंसिटी सिमिलर टर्म से, वैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। इंश्योरेंस डेंसिटी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है इट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम बाय जीडीपी, एंड ये परसेंटेज टर्म्स में आता है 100% ऐसा। ठीक है, ये डायरेक्ट नंबर टर्म्स में आता है। तो सिंपल है, इंश्योरेंस डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखिए, नीचे पॉपुलेशन आएगा, एंड दूसरा पेनिट्रेशन में जीडीपी आएगा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कलेक्टेड 60 बिलियन। ठीक है, 60 बिलियन
इंश्योरेंस प्रीमियम है, एंड द जीडीपी इज 2000 बिलियन। ठीक है, तो इससे आपको इंटू 100 अगर हम करेंगे तो you'll be getting the answer as 3% के आसपास आ रहा है। ठीक है, 6000 बाय 2000 ऐसा आ रहा है, तो 3% आपका आंसर आ रहा है फॉर द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अब नंबर ऑफ पीपल आर 1.2 बिलियन हियर। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 60 बिलियन है एंड पीपल आर 1.2 बिलियन। ठीक है, तो 6 टेबल में ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस। इफ यू डू तो 2 इंटू 10 यहाँ पर आ जा रहा है एंड ये 100 बाई 2 विच इज अराउंड 50 के आसपास आपको जो है आंसर आएगा इसका। ठीक है, यूएस डॉलर 50, दैट इज द डेंसिटी। सो आई होप द करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर। ठीक है, तो इफ यू कैलकुलेट प्रॉपरली द करेक्ट आंसर वुड बी बी, सॉरी फॉर दैट। तो बी इज द राइट आंसर। पेनिट्रेशन 3% मैंने करके दिखा दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम बाय पॉपुलेशन अगर हम करेंगे तो 50 यूएसडी आ रहा है। ओके, तो इफ यू सी 3% एंड 50 यूएसडी पर पर्सन आपका जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंश्योरेंस प्रीमियम के वैल्यूज। ऑल्दो इस पे भी एक न्यूमेरिकल एक बार आया था, इनमें से किसी एक पे आया था, तो दोनों ही एक साथ अगर पूछ लिया तो यू शुड बी रेडी एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, 41 चैप्टर में से नेट एसेट वैल्यू पे क्वेश्चन आ सकता है। नेट एसेट वैल्यू एज द नेम इटसेल्फ सेज, नेट एसेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? एनी गेसेस? यस, एब्सोल्युटली, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या है आपको देखना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस, डिवाइड विद दैट। ठीक है, तो टोटल एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज किसी के पास है तो दैट इज अ एसेट 500, और कोई एसेट है कैश एंड करंट एसेट्स कितने हैं 20 के हैं। ठीक है, इसमें से हम लायबिलिटीज हटा रहे हैं विच इज 10 करोड़। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है 5 करोड़, तो सारे करोड़ में है, तो कन्वर्शन का आपको दिक्कत नहीं। एग्जाम में थोड़ा कन्वर्शन भी आता है तो थोड़ा बहुत वो तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होगा। अब ये जब कैलकुलेट कर रहे हैं 500 प्लस 20 520 माइनस 10 इज 510। ठीक है, 510 बाई 5 एंड यू कैन गो फॉर कैलकुलेटिंग दिस अराउंड 102 आपका जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से इज अ नेट एसेट वैल्यू एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट इट। आई होप ये क्लियर है। कई बार नेट एसेट वैल्यू डेसिमल्स में आता है। ठीक है, लेट्स से ये 102.2869552 ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो डेसिमल्स में निकाल लिया। नेट एसेट वैल्यू हमेशा जितना डेसिमल्स में आ रहा है निकालिए। निकालने के बाद अगर ये दिया हुआ एग्जाम में कि ये डेट फंड है, ठीक है, डेट फंड्स में 4 डेसिमल तक हम कंसिडर करते हैं नेट एसेट वैल्यू को, तो 102 पॉइंट यहाँ पर 9 है और इसके बाद क्या है 5 है, तो ये जब राउंड ऑफ होगा तो एक नंबर ऐड होते जाएगा 2870। इस तरह का कुछ आपको जो है नेट एसेट वैल्यू फॉर द डेट फंड आएगा। डेट यानी कि बॉन्ड्स वगैरह से रिलेटेड अगर है, और अगर ये पूरा पैसा आपका इक्विटी में गया है, ठीक है, शेयर्स वगैरह में गया है, ये इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है, तो इट विल बी ओनली 2 वैल्यूज। ठीक है, ओनली 2 डेसिमल तक हम कंसिडर करते हैं। थर्ड डेसिमल आपको देखना है 5 है या 5 से ज्यादा है तो ऐड 1 टू द अदर डेसिमल जो उससे पहले 102 पॉइंट, यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो क्या होगा 29 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद डेट फंड है इक्विटी फंड है ये भी देखकर आपको फिर फाइनल वैल्यू देना है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। डेट फंड में कितना डेसिमल प्लेसेस है 4, इक्विटी में 2 है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम जो चांसेस है जिनसे केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वी आर प्रिपेयरिंग 1 स्टेप अहेड, तो ये 1 स्टेप अहेड ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड। इस वीडियो से आपका जो है वो लेवल अप हो जाएगा by doing this particular video। ठीक है, तो आई होप दिस गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया, और ये सारी चीजें एग्जाम से पहले दिन भी एक बार अगर आप देख ले रहे हो तो शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। Let me again remind you that we are providing wonderful offers। इस दिवाली पे जो ऑफर हमने दिया तो हमने एक्सटेंड कर दिया 26 अक्टूबर तक का ये ऑफर है। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। whoever is preparing for the JIB exam, Diwali 81 is the code that you need to use if you are availing
into our courses, आपको 81% तक का यहाँ पर ऑफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है on all the JIB courses. The link for that is given in the description of this video. और अगर आप या आपके नोन प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द RBI ग्रेड बी, IFSC, IRTI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए, SBI, IBPS एंड RRB PO क्लर्क, या फिर UPSC, PFO, FCI, AG3, UPSC CSAT, इनमें से किसी एग्जाम्स का, तो वंडरफुल, इन पे भी ऑफर्स आपको मिल रहे हैं एंड कूपन कोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. यू कैन यूज दिस कूपन कोड्स. द लिंक टू बी पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां से आप इसमें जरूर एनरोल करिएगा. एंड people who all are preparing for the JIB exam, let me also tell you that EduTap is providing wonderful courses for all of you. तो आप गूगल पे जाकर edutap.in टाइप कर सकते हैं एंड वहां से आप रीच करेंगे ऑन टू दिस पेज. अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक जो है दिया हुआ है. तो यहाँ पर आने के बाद यू कैन जस्ट गो फॉर द कोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ कोर्सेस में जाएंगे एंड उसमें से जैब कोर्सेस में अगर आप जाएंगे यू विल सी कि यहाँ सारा जो टाइप्स ऑफ कोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा. तो यू कैन एनरोल इनटू आवर सुपर क्रैश कोर्स, जो कि लास्ट मिनट में जो जस्ट बिफोर द एग्जाम जो वीक है, ईच एंड एवरी एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब अच्छे से कराया जा रहा है. whoever is thinking कि मुझे एक और लेवल अप चाहिए मेरे प्रिपरेशन में, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. लाइव क्लासेस हैं, लाइव अटेंड कर पाए तो बहुत बढ़िया, वरना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट. यू कैन गो फॉर दिस most important topics live classes के through and each and every chapter wise MCQs, full length mock test, chapter wise notes, previous year solved, previous year questions, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है. एंड प्रेजेंटली दिवाली ऑफर की वजह से कूपन कोड यूज करके आप दिवाली ऑफर अवेल कर सकते हैं, 81% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहाँ पे कूपन कोड होगा लेटर ऑन अगर आप एनरोल कर रहे हैं, दैट यू कैन यूटिलाइज टू एक्चुअली अवेल दिस कोर्स एंड यहाँ पे बाय नाउ करके आप उसे बाय कर सकते हैं. कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा. इसके अलावा ये जो कोर्स है सुपर क्रैश कोर्स, दिस इज फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स. इट इज इफ यू आर लाइक कि मुझे एक ही कंपोनेंट का चाहिए तो उसका भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल पेपर का भी सुपर क्रैश कोर्स यहाँ पर है. IAFS, PPB, AFM, RBWM ये भी है. इसके अलावा भी ऑल्सो हैव द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पर आपको ईच जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड एक एक वीडियो, लाइक IAFS के 4 मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल एक का एक वीडियो आपको देखना है एंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट मॉड्यूल आर कंप्लीटेड एंड यू आर प्रिपेयर्ड रियली वेल फॉर द एग्जाम. तो वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है. ये रिकॉर्डेड वीडियोस है तो आराम से आप एक एक मॉड्यूल का एक एक वीडियो देखिए एंड योर प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस लास्ट मिनट में जो हम कर सकते हैं वो सब आपका प्रिपेयर्ड है. ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं. अगेन दिवाली ऑफर की वजह से गेटिंग इट एट दिस प्राइस. ये बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी आपको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं. लाइक यू कैन सी सिंगल में जाएंगे तो यू विल गेट IAFS, PPB, AFM, RBWM चारों के इंडिविजुअल बैंकर्स कैप्सूल कोर्स. अब इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द टेस्ट सीरीज. अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है बस मुझे टेस्ट देने तो प्रैक्टिस करना है, तो चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज भी है विच यू कैन अवेल. ये भी आपको प्रॉपर प्राइस पे प्रोवाइड हो रहा है एंड यू कैन यूज दिस कोड सो एज टू अवेल दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. अगर कोई भी और आपको क्वेरी है, डाउट है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर एंड hello@edutap.co.in पर आप उसे जरूर पोस्ट करिएगा. तो दिस वीडियो आई होप हैज हेल्प्ड यू. आपको मजा आया होगा एंड ये सारे जो क्वेश्चन इनमें से काफी पहले पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं जो एंटिसिपेट बार बार उससे क्वेश्चन आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो एवरीथिंग हैज बीन गिवन. एक लेवल अप आपको आई एंड IFS के पेपर में एक्सपेक्टेशंस की डिफिकल्ट होगा पेपर, ऐसा सोच के हमें जाना चाहिए एग्जाम में. तो ये वीडियो होप आपको इस चीज में हेल्प कर रहा है. एंड डू नॉट डिले इफ यू आर थिंकिंग कि आपको अपने प्रिपरेशन में और हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो सुपर क्रैश कोर्स, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स वगैरह अवेलेबल है. यू कैन गो फॉर दैट. वंडरफुल गाइडेंस, आई कैन वाउच फॉर दीज कोर्सेज बिकॉज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इनको डिजाइन किया है. एग्जाम से पहले एक फाइनल हिट एंड रिविजन, अगर कोई पहले से प्रिपेयर्ड है और किसी को अपना जो
और भी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करना है, कंसोलिडेट करना है, तो these courses will help you. The links are given in the description of this video. Wishing you all the best for your exam.